मॉर्निंग बच्चों, बीएससी बायोलॉजी क्लासेस में खुशबू मैम के साथ आपका स्वागत है। बेटा, हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मैंने आपको पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बता दिया है बेटा। अब हमको एबनॉर्मेलिटीज़ और डिसऑर्डर्स पे थोड़ा सा फोकस करना है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं उनमें प्रॉब्लम आने के कारण कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कौन कौन से डिसीज़ से हम सफ़र कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा ये नॉलेज भी लेते हैं। सबसे पहले जनन तंत्र की सामान्य विकृतियां, कॉमन डिसऑर्डर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो डिसऑर्डर होता है ना, डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? कॉमन डिसऑर्डर का मतलब सामान्य विकृतियां। विकृतियां मतलब किसको डिनोट कर रहे हैं? बीमारी, डिसीज। ठीक है बेटा, बीमारी आ जाना, डिसीज आ जाना, ये क्या कहलाता है बच्चों? ये कॉमन विकृतियां या कॉमन डिसऑर्डर्स कहलाता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी प्रॉब्लम के आने के कारण आ जाता है। और जब ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम के कारण आता है और बीमारी बन जाता है तो क्या होता है? नरबंध्यता। नरबंध्यता, मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी क्या कहते हैं बेटा हम इसको? मेल स्टेरिलिटी। नर में बच्चों को जन्म देने की क्षमता खत्म हो जाती है, वो अपने संतान की उत्पत्ति करने में सक्षम नहीं रह जाते अगर उनके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आया है तो। ओके, अब आपको क्या देखना है बच्चों? सबसे पहला है शिशन ग्रंथि शोध, प्रोस्टेटिटिस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसमें क्या होता है, जो पौरुष ग्रंथि होती है ना, जिसको हम पोस्ट्रेट ग्लैंड कहते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, शोध हो जाता है, संक्रमण के कारण होता है ये। इससे क्या होगा? शिशन ग्रंथि के परिणाम स्वरूप पेरिनियल या टेस्टिकुलर विकृति आ जाती है। दर्द के साथ मूत्र का निष्कासन होता है। मूत्रीय अंगों के 6 संबंधित लक्षण दिखाई पड़ते हैं। क्या होता है इससे? प्रतिरक्षी पदार्थ के साथ उपचार बहुत ही स्थितियों में सहायक होता है। प्रतिरक्षी किसको बोलते हैं हम लोग? एंटीबॉडी को। ठीक है, ये जो प्रतिरक्षी है, हाँ, किसको कहते हैं? एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी के साथ में इसका ट्रीटमेंट किया जाता है बेटा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है पता है? आपको ये जानना ज़रूरी है कि किस ऑर्गन में प्रॉब्लम आने के कारण कौन सी डिसीज़ हो रही है। तो यहाँ पे किस ऑर्गन में प्रॉब्लम आया है? जो शिशन ग्रंथि का शोध है उसमें शिशन ग्रंथि में भी प्रॉब्लम है, प्लस पोस्ट्रेट ग्लैंड जो है, ठीक है, पौरुष ग्रंथि जो है, उसमें भी किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन या जलन या किसी प्रकार का इन्फेक्शन आ जाने के कारण ये डिसीज़ हो रहा है। ठीक है, एंटीबॉडी के साथ इसका उपचार बहुत सी स्थितियों में सहायक होता है, क्योंकि संक्रमण प्रारूप मतलब प्रायः किसके कारण होता है? जीवाणु प्रकृति के होते हैं। जो संक्रमण होता है वो किसके कारण हो रहा है? यहाँ पे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या कर रहा है? इन्फेक्शन। कहाँ इन्फेक्शन कर रहा है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। और कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो? कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बताओ? पोस्ट्रेट ग्लैंड, पौरुष ग्रंथि। यहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे इन्फेक्शन होने के कारण पूरा का पूरा जेनाइटल ट्रैक्ट क्या कर रहा है? इन्फ्लामेशन से सफ़र कर रहा है, शोथ से सफ़र कर रहा है। ओके, नोट डाउन कीजिए। ओके बेटा, इसमें नोट डाउन आपको क्या करना है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? शिशन ग्रंथि जो है ये यहाँ पे जो आपका पोस्ट्रेट ग्लैंड है वहाँ पे इन्फेक्शन आने के कारण पेनाइटल जो डक्ट है, मतलब शिशन की जो ग्रंथियां हैं वहाँ पे भी जलन होगा, सूजन आ सकता है, इन्फेक्शन बैक्टीरिया का है, इसलिए पूरा का पूरा जेनाइटल ट्रैक्ट जो है वो इन्फेक्टेड होने की संभावना है। बहुत दर्द होगा, तेजी के साथ, दर्द के साथ मूत्र का निष्कासन होगा। ये सारी जो प्रोसेस है बेटा, ये जो डिसीज़ है ना आपका, क्या नाम है इस डिसीज़ का?
प्रोस्टैटिटिस, ठीक है, जिसको हम शिशन ग्रंथि शोध कहते हैं, इसमें होता है। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। अब सेकंड क्या देखना है बेटा, पौरुष ग्रंथि का अति विकास, पोस्ट्रेट हाइपरप्लेसिया। पौरुष ग्रंथि जो है, पोस्ट्रेट ग्लैंड जो है बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है ना, इनलार्ज हो जाता है। क्या होता है देखो, पौरुष ग्रंथि पहले यौवन अवस्था के दौरान वृद्धि करती है, यह 40 वर्ष के पहले या 40 वर्ष की उम्र के बाद दूसरी वृद्धि करती है। 40 ईयर्स से पहले ये क्या करेगी, सेकेंड बार ग्रोथ करेगी। एक बार प्यूबर्टी से पहले करेगी और दूसरी बार 40 साल के बाद करेगी। वृद्धि के परिणाम के साथ साथ धीरे धीरे ये ग्रोथ करती जाएगी, जो 60 से 70 वर्ष के बीच दिखाई पड़ती है। अधिकांश नर पौरुष ग्रंथि के अति विकास से पीड़ित हो जाते हैं। क्या होता है, बहुत सारे मेल पर्सन जो होते हैं ना बेटा, देखो इसको ऐसे समझो कि ये जो पौरुष ग्रंथि है, पोस्ट्रेट ग्लैंड है, स्टेट ग्लैंड है, ये 2 टाइम्स क्या करेगा, 2 टाइम्स ग्रोथ करेगा। फर्स्ट ग्रोथ कब करेगा, फर्स्ट ग्रोथ एंड सेकेंड ग्रोथ। फर्स्ट ग्रोथ कब करेगा बेटा, फर्स्ट ग्रोथ वो करेगा प्यूबर्टी से पहले, प्यूबर्टी से पहले, यौवन अवस्था से पहले। सेकेंड ग्रोथ वो करेगा 40 साल के बाद, आफ्टर 40 ईयर, ठीक है, आफ्टर 40 ईयर, बिफोर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी से पहले मतलब बिफोर प्यूबर्टी, बिफोर प्यूबर्टी, ठीक है, 40 साल के बाद, ताकि सबको समझ में आए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी। अब ये जो पौरुष ग्रंथि है, पहला वाला जो मैं यहाँ पे लाइन समझा रही हूँ कि पोस्ट्रेट ग्लैंड जीवन में 2 बार वृद्धि करता है। एक बार जिस समय प्यूबर्टी या यौवन अवस्था नहीं आई है, उससे थोड़ा पहले, क्योंकि उसको प्यूबर्टी के लिए तैयार होना है, यौवन अवस्था के लिए तैयार होना है। दूसरी बार वो कब करता है बेटा, सेकेंड ग्रोथ कब करता है, 40 साल के बाद। तो अब आपको क्या देखना है, 40 साल के बाद दूसरी वृद्धि करेगा। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं, सेकेंड लाइन बोल रहा है कि कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिनमें 40 साल के बाद वो जो पोस्ट्रेट ग्लैंड है ना, वो बहुत ज्यादा वृद्धि कर लेता है, पोस्ट्रेट हाइपर जो बोलना चाहिए ग्रोथ कर लेता है, बहुत ज्यादा वृद्धि कर लेता है। और इससे बहुत ज्यादा वृद्धि करने से जो मेल पर्सन होते हैं, पुरुष होते हैं, उनको बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज्यादा उनको कष्ट उठाना पड़ता है। अति विकास सामान्य रूप से, सामान्यतः कैसे होता है, मूत्र मार्ग व अन्य भागों को दबा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप विकृति आ जाती है। ठीक है, क्या होता है बेटा, अति विकास से ये क्या होता है, जब पोस्ट्रेट ग्लैंड बहुत बड़ा हो जाता है तो वो मूत्र जनन मार्ग को दबा देता है। अब मूत्र जनन मार्ग दब जाएगा तो मूत्र निष्कासन में प्रॉब्लम आएगा, यूरिन के रिमूवल में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, यह औषधि व सर्जरी द्वारा ठीक की जा सकती है। इसके लिए क्या ले सकते हैं हम, मेडिसिन ले सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं। ठीक है, सर्जरी भी कर सकते हैं, मेडिसिन भी ले सकते हैं। तो ये दवाइयों से भी ठीक हो जाएगी और सर्जरी से भी ठीक हो जाएगी, ऐसी प्रोसेस है। तो बहुत खतरनाक है बेटा। देखो क्या हो रहा है, सेकेंडरी टाइम जब वो 40 साल के बाद बढ़ रहा है तो वो इतना ज़्यादा बढ़ जा रहा है कि पूरा का पूरा क्या कर रहा है, यूरिनरी सिस्टम को ही ब्लॉक कर दे रहा है, दबा दे रहा है, उस पर प्रेशर डाल रहा है। तो उसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। इसको क्या कर सकते हैं, दवाइयों से भी ठीक कर सकते हैं, इसको सर्जरी से भी ठीक कर सकते हैं। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब आपको देखना है पौरुष ग्रंथि का कैंसर। जो पोस्ट्रेट ग्रंथि होती है, पौरुष ग्रंथि होती है, वो क्या करती है, कार्सिनोमा हो जाता है। पोस्ट्रेट कार्सिनोमा कहते हैं, जिसे पौरुष ग्रंथि का कैंसर कहते हैं।
ये क्या है बेटा, बहुत खतरनाक डिसीज है। यहाँ पे क्या होगा, जो पोस्ट्रेट ग्लैंड होगा, पोस्ट्रेट ग्रंथि होगी, ठीक है। इस केस में क्या होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसमें क्या होगा, अनवांटेड अनचाहे, ठीक है, किसका ग्रोथ हो जाएगा, सेल का ग्रोथ हो जाएगा, लार्ज अमाउंट में, ज्यादा मात्रा में। लार्ज अमाउंट में, जितने की जरूरत नहीं है उतने के अमाउंट में अनवांटेड सेल का ग्रोथ हो जाएगा। अब ये अनवांटेड सेल क्या करेंगे, ट्यूमर बनाएंगे, ठीक है। ये जो ट्यूमर है, ठीक है, ये जो ट्यूमर है ये क्या करेगा, कैंसर कॉज करेगा, क्योंकि ये कौन सा ट्यूमर होगा बेटा, मैलिग्नेंट ट्यूमर। ओके, समझ में आया। तो कैंसर होना मतलब पूरे का पूरा शरीर में धीरे धीरे तो वो क्या होगा, विकृति लाना चालू कर देगा, वो अंग पूरा का पूरा खराब हो गया। अगर प्राइमरी स्टेज में पता चला तो इलाज हो जाएगा, सेकेंडरी के स्टार्ट में भी पता चला तो भी इलाज होना संभव है। अगर वो टर्शरी स्टेज में पहुंच गया है तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। आप तो जानते ही हैं कैंसर कितनी खतरनाक बीमारी है, इसीलिए तो हम इसको कर्क रोग कहते हैं ना बेटा। फिर क्या बोल रही है, पौरुष ग्रंथि का कैंसर है, मेटास्टेसिस की अवस्था तक निश्चित वृद्धि कर सकता है। कुछ लक्षणों में मूत्र त्याग, उत्सर्जी पदार्थों को निकालने में कठिनाई होगी, बारंबार मूत्र आएगा, मतलब बार कहीं किसी में ऐसा लक्षण भी आ सकता है, अगर उसको पोस्ट्रेट का कैंसर है तो उसको यूरिन रिमूव करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और क्या हो सकता है, यूरिन रिमूव करते समय बहुत दर्द का सामना हो सकता है, या क्या होगा, यूरिन रिमूव करते समय उसमें कोई ब्रेकेज आ जाएगा, अवरोध आएगा, कोई रुकावट आएगी, यूरिन करना तो है पर वो रिलीज नहीं हो रहा है, ये कंडीशन भी वहां पे आ सकती है बच्चों। मूत्रीय अवरोध कहते हैं इसको। उपचार में विकिरण व सर्जरी आती है, रेडिएशन का मेथड है, क्योंकि क्या है, हाँ बेटा, कीमोथेरेपी कहते हैं ना हम। उपचार में हम क्या कर सकते हैं, कीमोथेरेपी, और क्या कर सकते हैं, रेडिएशन ले सकते हैं। उपचार में कीमोथेरेपी ले सकते हैं, रेडिएशन ले सकते हैं, विकिरण ले सकते हैं, तीसरा क्या ले सकते हैं, सर्जरी ले सकते हैं, ठीक है, सर्जरी ले सकते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हो बेटा कि किसी भी डिसीज का इलाज तब संभव है जब कोई व्यक्ति उस डिसीज से परेशान होने के बाद डॉक्टर के पास जाए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ठीक समय पे डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते, उनको लगता है कि अरे हमारे खाने में कुछ गड़बड़ी हुई होगी, या हमने कुछ इन्फेक्शन ही हो गया होगा, नॉर्मल है, ऐसे ही रहते रहते अपने आप ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर जेनाइटल ऑर्गन में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है बच्चों, ठीक है। फटाफट नोट डाउन कीजिए। अब आपको देखना है इम्पोटेंसी, नपुंसकता। बहुत सारे सीरियल्स में, बहुत सारे पिक्चर्स में आपने ये वर्ड सुना होगा, इम्पोटेंसी या नपुंसकता। ऐसा पुरुष जिसमें क्या नहीं है, ऐसा पुरुष जो नपुंसक है, उसे क्यों नपुंसक कहा जाता है, क्योंकि उनका जो इरेक्टाइल ऑर्गन है, पेनिस जिसे हम सिशन कहते हैं, वो सीधा खड़ा होने की क्षमता नहीं रखता है बेटा। इसमें जो पेनिस होता है, ठीक है, पेनिस क्या है, इरेक्टाइल ऑर्गन है, इरेक्टाइल ऑर्गन, ठीक है, इरेक्टाइल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह सकते हैं। पेनिस आप किसे कहते हैं, शिशन को कहते हैं ना बेटा, ठीक है। तो ये जो शिशन है ये सीधा खड़ा होने की क्षमता नहीं रखता।
इम्पोटेंसी के केस में ये सीधा खड़ा होकर रहने की क्षमता नहीं रखता। जैसे नॉर्मल केस में जब मेल और फीमेल की मीटिंग होती है तो नॉर्मल मेल का पेनिस जो है इरेक्टाइल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होने के कारण वो सीधा स्ट्रेट खड़ा होता है और एक इंजेक्शन की भांति कार्य करके फीमेल जेनाइटेलिया को भेदते हुए वहाँ पे जाके पूरा का पूरा स्पर्म और सीमन छोड़ के आता है। लेकिन यहाँ जो नपुंसक होते हैं, जो इम्पोटेंसी का केस होता है, उसमें क्या होता है, युवा नर सीधा श्वसन प्राप्त करने में अयोग्य हो जाते हैं, सीधा नहीं हो पाता, खड़ा नहीं हो पाता उनका श्वसन। तो उस कंडीशन में ये पूरी की पूरी मैथुन की क्रिया ही नहीं कर पाते और फीमेल के जेनाइटेलिया में अपने स्पर्म को, अपने सीमन को छोड़ ही नहीं पाते, इसलिए ये नपुंसक हो जाते हैं। ठीक है, तंत्रिका पेशी दोषों के कारण हो सकता है। ये प्रॉब्लम क्यों आती है, न्यूरल जो मसल्स होती हैं, ठीक है, न्यूरल जो मसल्स होती हैं उनमें प्रॉब्लम आने के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ओके, फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। स्टर्लिटी, व्हाट इज स्टर्लिटी, किसे कहते हैं स्टर्लिटी, बताइए। ये आर है ना बेटा, स्टर्लिटी। स्टर्लिटी का मतलब होता है जनन असक्षम। ऐसे नर, ऐसे मेल जिनमें क्या होता है, स्पर्म की क्वांटिटी बहुत कम होती है, स्पर्म बनना जो है वो बहुत क्या होता है, कम होता है। फ्यू स्पर्म्स ही बनते हैं, बहुत कम स्पर्म उनकी बॉडी में बनते हैं, जिसके कारण क्या होता है, शुक्राणु कम बन रहे हैं, शुक्राणुओं की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं है, कम भी बन रहे हैं और जो क्वालिटी है वो भी कैसी है, अच्छी नहीं है, खराब है, शुक्राणुओं की क्वालिटी भी खराब है। तो वो क्या नहीं कर पाते, गति नहीं कर पाते, उनके खराब क्वालिटी के होने के कारण, असक्षम होने के कारण वो क्या नहीं कर पाते, फीमेल के जेनाइटेलिया तक, मादा के जनन तंत्र तक ट्रेवल नहीं कर पाते और रास्ते में ही उनका देहांत हो जाता है, उन स्पर्म्स का, वो डेड कर जाते हैं। तो जब तक वो फीमेल जेनाइटेलिया को क्रॉस करके फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचेंगे बेटा, तब तक तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे पुरुषों को क्या कहा जाता है, जनन असक्षम या स्टेराइल, स्टेराइल पुरुष कहा जाता है। ऐसे पुरुषों को शुक्राणु कम संख्या या कम गति के कारण अंड को निषेचित करने में अयोग्य हो जाते हैं। क्वालिटी खराब है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन क्या होगा, नहीं हो पाएगा। फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ओके, नोट डाउन कीजिए। फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा बेटा तो फिर प्रेगनेंसी का तो सवाल ही नहीं उठता। अब आपको क्या देखना है बेटा, क्रिप्टो, देखो अब आपको देखना है गुप्त वृषणता, ठीक है, क्रिप्टोकाइडिज्म। अब क्रिप्टोकाइडिज्म जो है उसमें क्या होगा, इसमें एक या दोनों शुक्र ग्रंथियां उदर से स्क्रोटम अंडकोश में आने में समर्थ हो जाएंगी। किसको कहते हैं हम शुक्र ग्रंथि, वासा डिफरेंस को कहते हैं। इसमें एक या दोनों शुक्र ग्रंथि, दोनों के दोनों जो वासा डिफरेंस होंगे वो इफेक्टेड होंगे। गुप्त वृषण क्या हो जाएगा, भ्रूणीय वृषण द्वारा टेस्टोस्टेरोन कम स्राव करेगा। ये जो गुप्त वृषण होगा ना, ये क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन की हार्मोन की मात्रा जो है वो कम सिक्रेट करेगा। दोनों शुक्र ग्रंथि उदर से स्क्रोटम में आने में असमर्थ हो जाएंगे। शुक्र ग्रंथि हम जनरली किसको कहते हैं, शुक्र ग्रंथि हम कहते हैं बेटा मोस्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन से जुड़ी हुई जो नलिका होती है ना, उसको टेस्टिस से जुड़ी हुई, ठीक है, टेस्टिस प्लस
टेस्टीज प्लस डक्ट्स। ठीक है, तो टेस्टीज प्लस डक्ट क्या हो जाएंगे, स्क्रोटम में नहीं आ पाएंगे। ये स्क्रोटम, किसको बोलते हैं हम लोग स्क्रोटम, बताइए जल्दी। अंडकोश, जिसमें अंड होता है ना, वृषण कोश कहते हैं जिसको, है ना, वो अंडकोश में नहीं आ पाएगा, स्क्रोटम में नहीं आ पाएगा, इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, स्क्रोटम में नहीं आ पाएगा, उधर में ही रह जाएगा, उधर वाले भाग में, पेट वाले भाग में ही रह जाएगा, स्क्रोटम में नहीं आ पाएगा। तो जब स्क्रोटम में या अंडकोश में या वृषण कोश में ना आ पाए, ठीक है, वृषण कोश में ना आ पाए, तो उस समय क्या होगा बेटा, उधर से स्क्रोटम या अंडकोश भी कहते हैं उसको, ठीक है, और वृषण कोश भी कहते हैं इसको, अंड में कंफ्यूज नहीं होना, ये एक्चुअल में वृषण कोश है। ओके, तो इसको वृषण कोश में आने में असमर्थ हो जाएगा। अब जब वो वृषण कोश में आया ही नहीं है तो स्पर्म को तो बना ही नहीं पाएगा ना। इस कंडीशन में क्या होगा, स्पर्म फॉर्म नहीं होगा, स्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो नहीं होगा, स्पर्म बनना क्या होगा, नहीं होगा, शुक्राणु का बनना नहीं होगा। अब जब शुक्राणु ही नहीं बनेगा बेटा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा क्या, जब शुक्राणु ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा। अगर 1 वर्ष की उम्र तक इनका एकाएक नीचे उतरना ना हो पाए तब हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं बेटा, उदर में वृषण के रुके रहने के कारण नर जनन असक्षम हो जाता है। समझ में आ रहा है, जो बेबी मेल है ना, मेल का जो बच्चा है उसका क्या हो रहा है, जो वृषण है वो वृषण कोश में आ ही नहीं पा रहा है। जब वृषण कोश में आ ही नहीं पाएगा, बॉडी के बाहर हैंगिंग फॉर्म में, लटके फॉर्म में नहीं होगा, तो उसका टेम्परेचर भी कम नहीं होगा। जब उसका टेम्परेचर कम नहीं होगा तो वो स्पर्म नहीं बना पाएगा, जब वो स्पर्म नहीं बना पाएगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होने का सवाल ही नहीं बनता। तो वो नर अपने आप क्या हो जाएगा, नपुंसक हो जाएगा, वो अपने आप क्या हो जाएगा, असक्षम हो जाएगा। इसको गुप्त वृषणता बोलते हैं। गुप्त मतलब छुपा होना, वृषण छुपा हुआ है, अपने वृषण कोश में वापस नहीं आया है। नोट डाउन कर लीजिए, इंजेक्शन देके इसको ठीक किया जाता है बेटा। अब आपको क्या देखना है बेटा, वंक्षण प्रदेश संबंधी हार्निया, इंग्विनल हार्निया, इंग्विनल हार्निया, वंक्षण प्रदेश, जो प्लग का रखरखाव खराब होना, उधर से स्क्रोटम तक का मार्ग बनाता है बेटा, जो जेनाइटल ऑर्गन है ना, उसी के लिए बोल रहा है ये वंक्षण प्रदेश, जेनाइटल ऑर्गन के लिए। ठीक है, वहां क्या होता है, कभी कभी वहां पे ना कुछ फोड़े जैसी संरचना बन जाती है, तब क्या होगा, ये क्या होगा, वहां पे उधर से स्क्रोटम तक का मार्ग बनाएगा। ठीक है, उधर से स्क्रोटम तक का, उधर मतलब पेट से लेके स्क्रोटम तक। स्क्रोटम क्या है, हैंगिंग संरचना है, एक थैला है, ये मान लो ये पेनिस है। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या है, स्क्रोटम है, ये क्या है, स्क्रोटम है, और इसके अंदर क्या है, टेस्टीज है, वृषण कोश है, ये वृषण कोश, और ये क्या है, वृषण है। ठीक है, तो उधर से लेके स्क्रोटम तक का एक मार्ग बनाएगा, पेट से लेके स्क्रोटम तक का। इसके परिणाम स्वरूप प्रायः आंतरी लूप को स्क्रोटम में धकेला जाता है, जिससे इसका आकार असामान्य हो जाता है, विकृति आ जाती है। यह विकृति सर्जरी द्वारा ठीक की जाती है। ओके, समझ में आया क्या होता है वहां पे, क्या होता है वहां पे, जब जेनाइटल ऑर्गन्स में क्या हो, हार्निया हो जाए, तो वहां पे जेनाइटल जो ऑर्गन है वहां पे क्या आ जाता है, घाव जैसी संरचना बन जाती है। ठीक है, पस भर जाता है कभी कभी,
और उसका स्ट्रक्चर अनवांटेड हो जाता है, जैसा होना चाहिए जेनिटल ऑर्गन का स्ट्रक्चर वैसा ना हो के कुछ चेंज आ जाता है उसमें, तो इसको ठीक करने के लिए, इसी को हार्निया कहते हैं, ये जो हार्निया है ना, इसको ठीक करने के लिए ऑपरेशन किया जाता है बेटा, इसका सर्जरी के द्वारा इसका ट्रीटमेंट संभव है। इस विकृति के लिए सर्जरी ही एक रामबाण इलाज है, सर्जरी द्वारा ही इसको ठीक करेंगे। ठीक है, आंतरी लूप को स्क्रोटम में ढकेला जाएगा, जो इंटेस्टाइन होगा ना, आंत की जो लूप होगी वो स्क्रोटम को ढकेलेगी, और आंत की लूप जो होगी वो जब स्क्रोटम को ढकेलेगी तो उससे उसका आकार क्या हो जाएगा, परिवर्तित होने लगेगा। तो आंत भी इन्फेक्टेड और आपका जो स्क्रोटम वाला पार्ट है वो भी इन्फेक्टेड, तो उसको बचाने के लिए सर्जरी करके ऑपरेट करके ठीक किया जाता है। ओके, नोट डाउन कीजिए। अब आपको देखना है हाइड्रोसील। व्हाट इज हाइड्रोसील, क्या होता है? हाइड्रोसील भी एक डिसीज है, इसमें शुक्र ग्रंथि का विस्तार हो जाता है, और ऐसा या तो ट्यूनिका वेजिनालिस के कारण या स्पर्मेटिक रज्जु में तरल के जमा होने के कारण होता है। इसके उपचार के लिए सर्जरी की जाती है। ठीक है, शुक्र ग्रंथि ग्लैंड कह रहे हैं, जहां पे क्या हो रहा है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है। वृषण जो है ना वो बड़ा हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, और उसके बड़े होने के कारण या तो क्यों होगा ऐसा, ट्यूनिका वेजिनालिस या स्पर्मेटिड रज्जु में, स्पर्मेटिड कॉर्ड में एक फ्लूइड जमा हो जाता है, तरल जमा हो जाता है, इसके कारण होता है ये। और इसके उपचार के लिए क्या किया जाता है, सर्जरी किया जाता है। आप इमेज अगर डाल के देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक मेल पर्सन आपको दिखाएगा, और उसका जो जेनाइटल ऑर्गन है, जो टेस्टीज से रिलेटेड पार्ट है, वो पूरा बहुत बड़ा इनलार्ज हो गया है। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे शो होगा जब आप हाइड्रोसील देखेंगे तो। ठीक है, और ये टेस्टीज के स्ट्रक्चर में चेंजेस आने के कारण ही हो रहा है। ट्यूनिका वेजिनालिस जो वहाँ का स्ट्रक्चर है या स्पर्मेटिड कॉर्ड है, उसमें फ्लूइड के जमा हो जाने के कारण ही ये हो रहा है, और इसको ठीक करने के लिए सर्जरी करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। नोट डाउन कर लीजिए। बेटा मैंने आज आपको इस वीडियो में पूरे के पूरे नर के जनन तंत्र से जितनी भी बीमारियां रिलेटेड थी वो सब कुछ बता दिया है। अब इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का जो भी आगे का डिटेल है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके।